नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुमित शनॉय एंड वेलकम टू सुमित्स क्राइम डायरी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े सीरियल किलर के बारे में, रमन राघव। वो एक ऐसा इंसान था, या मैं कहूँ ऐसा दरिंदा था, जिसने पता नहीं कितने मासूमों की जान ली। आज सुनते हैं उसकी कहानी, मेरी जुबानी। ये साल था 1968, बॉम्बे, जो आज मुंबई है। तो 1968 में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान रात को तकरीबन 1 से 2 के बीच पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान एक झोपड़ी के बाहर एक लाश पड़ी मिलती है, खून से लथपथ। अभी झोपड़ी के बाहर इतनी रात को कौन ऐसे खून करके जा सकता है? ये बात पुलिस भी नहीं समझी, कंफ्यूज हो गई। अभी अंदर एक औरत और एक बच्चा भी था उस झोपड़ी के अंदर। तो उस औरत को बुला के पूछा पुलिस वालों ने, भाई ये किसने किया? तब औरत ने बोला कि मुझे सिर्फ चीखें सुनाई दी उस आदमी की, बट देख नहीं पाई क्योंकि काफी अंधेरा था। तब पुलिस ने सोचा ठीक है, ये शायद कोई आपसी रंजिश का मामला है। फिर एम्बुलेंस बुलाया और लाश को लेके गए। फिर थोड़ी देर बाद मलाड में देखा कि एक और खून, एक और आदमी खून से लथपथ पड़ा है। पुलिस को यह समझ में नहीं आया कि एक ही रात में एक जैसे 2 खून, सर पे चोट, खून से भरा, ये हो कैसे सकता है? उनको तो कुछ समझ में नहीं आया। दोनों खून के बीच में पुलिस को कुछ लिंक ही नहीं मिलता। तो पुलिस ये लाश भी लेके जाती है पोस्टमार्टम के लिए, और फिर 2-3 दिनों के लिए कुछ नहीं। फिर एक हफ्ते बाद फिर से मलाड में एक झोपड़ी के अंदर 3 लाशें मिलती है, एक आदमी की, एक औरत की और एक 2 महीने के बच्चे की। उन्हें भी इसी तरह खून में लथपथ देखा। अभी पुलिस को याद आया, एक हफ्ते पहले भी ऐसे ही 2 खून के मामले नजर आए। शायद शायद ये किसी सीरियल किलर का काम है। फिर थोड़ी दिन बाद हनुमान नगर में एक और लाश ऐसे ही। फिर थोड़ी दिनों के बाद एक स्कूल टीचर की लाश मिलती है, वो भी ऐसे ही खून से लथपथ। हाँ, जो खून उसने किया, जहाँ पे 3 लाशें मिली थी, वहाँ पे एक अच्छी बात हुई। अच्छी बात यह थी कि हथियार और छाता दोनों पुलिस ने बरामद की। मतलब खूनी ने वो हथियार और उसका छाता वही छोड़ के गया, तो पुलिस ने वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस के लिए भेज दिया। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ज़ोर से बारिश चल रही थी वहाँ पे, तो इसलिए कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, और ये मामला ऐसे ही चलता गया, बहुत सारे खून होते गए। अभी पुलिस परेशान। अभी क्या कर सकते हैं इस मामले में? अब पुलिस लिंक ढूंढने की कोशिश करती है खूनों के बीच में। क्या लिंक हो सकता है? बस एक है कि किसी
शार्प चीज से सर पे वार करके खून करता है या करती है। रात को 1 से 4 के बीच में खून होता है और मरने वाले सब गरीब रहते हैं। लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो जब भी अंधेरा होता था पूरा शहर बंद, सब लोग अपने घर में चले जाते थे, घर में घुस जाते थे, बाहर नहीं आते थे, दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते थे। कोई बाहर भी नहीं सोता था, बालकनी में भी नहीं सोता था, ये इस आदमी के डर से कि कहीं ये आके हमें मार ना दे। और फिर वहाँ के इलाके के जो भी मर्द थे, उन्होंने ये फैसला किया कि पुलिस तो हमारी रक्षा नहीं कर पा रही है, हम खुद अपना रक्षा करेंगे। तो वो लोग क्या करते थे, एक ग्रुप बना के बाहर पहरा देते थे डंडों के साथ या कोई ना कोई वेपन के साथ। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम हुआ वो था कि बेचारा कोई भीख मंगा दिखे अकेले घूमते हुए, या कोई गरीब आदमी दिखे यहाँ से वहाँ जाते, तो उसको लेके पीट देते थे। तो काफी सारे लोग मरते मरते बच गए। और जो बंदा ये सब कर रहा था वो तो खुले में घूम रहा था, उसे ना कोई परेशानी, आता था, खून करता था, चला जाता था, कहाँ से आता था कहाँ से जाता था कुछ नहीं पता। कुछ लोग सोचने लगे ये इंसान है या भूत, या कोई मायावी शक्ति है इसमें कि आता है, खून करता है, जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये अजीब बात है। अब ये सारे खून जो हो रहे थे वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ हो रहे थे। उस टाइम मुंबई के कमिश्नर थे श्री ES मोदक साहब। वो बहुत परेशान हो गए, उन पे बहुत प्रेशर आने लगा। तब उन्होंने ये केस जाके CID में ट्रांसफर कर दिया। उस समय CID के लीड थे श्री रमाकांत कुलकर्णी, जो उस समय के यंगेस्ट DCP थे। बहुत बहुत यंग थे वो, बहुत टैलेंटेड थे। तो काफ़ी विरोध आया डिपार्टमेंट से, इतना छोटा, इतना यंग आदमी, इसे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इतना बड़ा केस कैसे संभाल सकता है। बट केस आखिर में उन्हीं को मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, 2000 मेंबर का पुलिस फोर्स इस केस पे लगा दिया। बट कुछ भी फायदा नहीं। वो बंदा आता है, खून करता है, चला जाता है। तब एक बात हुई, उस टीम में थे इंस्पेक्टर विनायक राव वाकटकर। उन्हें याद आया कि 1965-66 के बीच में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ ऐसे खून हुए थे। अभी सिमिलर टाइप, सबको सर पे मार के 19 लोगों पे जानलेवा हमला हुआ था। 9 मरे थे और 10 बच गए। तब विनायक राव साहब मुलुंड स्टेशन के इंचार्ज थे। एक बार क्या हुआ, जब विनायक साहब अपने टीम को लेकर पेट्रोल कर रहे थे, रात को उनको एक बंदा मिलता है, काफी लंबा चौड़ा, रोड पे अकेला चल रहा है। हालांकि उस समय लोग इतने डरे हुए थे कि रात के वक्त बाहर नहीं निकलते थे। बट ये बंदा खुलेआम घूम रहा है बिना किसी डर के। तो विनायक साहब उस बंदे के पास जाके पूछते, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? तब वो बोलता है, आज़ाद देश है, आज़ादी है कहीं भी घूमने की। अच्छा,
तो इंस्पेक्टर साहब उनको पूछते हैं, ठीक है तुम्हारा नाम बताओ। वो बोलता है मेरा नाम है रमन राघव। ओके। तो पुलिस को शक शक सा होने लगता है कि कुछ है इसमें, मतलब शक जैसा हो रहा है इस पे, तो उसकी तलाशी ले लेते हैं। जब इसकी तलाशी ली जाती है तो उसके जेब में एक डायरी मिलती है। वो डायरी जब खोल के देखते हैं तो उसमें सिर्फ दो शब्द लिखे, खत्म और खलास। उसी से इस बंदे का मेंटालिटी पता चलता है कि ही वॉज जस्ट आफ्टर डिस्ट्रक्शन, उसको सिर्फ नाश करना है सब कुछ। तो उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उसका रिकॉर्ड्स निकालते हैं। रिकॉर्ड्स निकाल के पता चलता है कि उसके और कई नाम हैं, जैसे सिंधु दलवाई, तलवाई, अन्ना, तंबी, ऐसे काफ़ी सारे। ये बंदा जो है 1929 में पैदा हुआ था तमिलनाडु में, तिनवेली ज़िले और अग्रेश्वर गांव जो नेल्लोर में। बचपन से ही चोरी की आदत। 20 साल की उम्र में मुंबई आया था। यहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम करने लगा, बट यहाँ पे भी चोरी की आदत नहीं छूटी। एक बार गिरफ्तार हो गया, बाइकला जेल में भेजा गया, फिर भी नहीं सुधरा। उसके बाद कहीं पे डकैती की, फिर अरेस्ट हो गया। उसके बाद उसे पूछते हैं वाकटकर साहब, भाई ये नौखून जो हुआ है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? उसको रमन राघव बोलता है, भाई किसी ने किया होगा, मैं तो नहीं जानता इसके बारे में, आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। काफ़ी टॉर्चर किया, काफ़ी पुलिस के पैंतरे इस्तेमाल किए, बट जो भी किया रमन राघव नहीं झुका। उसने नहीं माना कि खून उसने किया। उसके बाद वाकटकर साहब ने रमन राघव को 2 साल मुंबई से तड़ीपार करवा दिया। अभी तड़ीपार करवा दिया, उसके बाद 2 साल सुकून। 2 साल ना कोई खून हुआ, ना कोई खून तो हुआ बट ऐसे खून नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे वैसे हमले सब रुक गए। 2 साल बाद ये सिलसिला फिर शुरू हुआ। अभी जब रमाकांत कुलकर्णी साहब को ये पता चला कि 2 साल जब ये बंदा रमन राघव इस गांव में नहीं था, तब ऐसे खून नहीं हो रहे थे, ये सिलसिला रुक गया था, तब उन्हें पूरा यकीन हुआ कि ये सारे खून जो है इसी बंदे रमन राघव ने किए। और उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया पुलिस को कि जो भी रिकॉर्ड्स है रमन राघव के बारे में, उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके फोटोज जो भी है सब लेके आने के लिए। वो मिलने के बाद ये सब पूरा पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में भेज दिया, ताकि और फोटो भेज के बोला कि जहाँ पे भी ये दिखे इसको अरेस्ट कर। फिर आया अगस्त का महीना, 25 और 26 अगस्त 1968 के बीच में उसने और 2 खून किए मलाड में। अभी क्या हुआ, अब जब क्राइम ब्रांच की टीम वहां पे पहुंची, उनको वहां फिंगरप्रिंट मिल गया। ये फिंगरप्रिंट चेक किया उन्होंने, फिंगरप्रिंट रमन राघव से पूरी तरह मैच हो गया। और यहाँ पे पूरी तरह से यकीन हो गया पुलिस को कि हर एक खून रमन राघव ने किया। उसके बाद पुलिस ढूंढ रही है रमन राघव को, उसकी तस्वीर लेके आसपास के गांव में, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ, मलाड एंड अदर प्लेसेस जहाँ पे भी ये खून हुए,
सबको जाके तस्वीरें दिखाते थे और क्या तुम इसको जानते हो, क्या तुम इसको जानते हो। एक दिन एक औरत मिली पुलिस को। उनका नाम था मंजुला, श्रीमती मंजुला दालवी। तो उनसे जब पूछताछ किया पुलिस ने, तो उसने बोला हाँ मैं तो जानती हूँ इसको, ये तो अन्ना है, और आज सुबह ही मैंने इनको देखा है, बहुत दिनों बाद। तो पुलिस ने पूछा ये बंदा रहता कहाँ है। तब मंजुला देवी ने बोला कि देखिए मैं जानती तो नहीं हूँ वो कहाँ रहता है, और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मैंने उनको देखा। तब पुलिस पूछती है अच्छा ठीक है, तो एक बात बताइए उसने आज क्या पहना था। थोड़ी देर सोचने के बाद मंजुला जी कहती है कि नीले कलर का शर्ट, खाकी पैंट और कैनवस के जूते। तो पुलिस लुकआउट नोटिस भेज देती है कि ऐसे कपड़े में जो भी दिखे उठा लो। अगले दिन सुबह 27 अगस्त को सब इंस्पेक्टर एलेक्स, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, आई मीन कैरेक्टर नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है इस केस से जुड़े हुए। अभी इंस्पेक्टर एलेक्स को एक आदमी दिखता है ऐसे, ब्लू शर्ट पहने हुए, खाकी पैंट पहने हुए और कैनवस के जूते पहने हुए। कहाँ मिलता है? भिंडी बाजार में। अब ये इंस्पेक्टर एलेक्स देखता है कि इसके जूते तो गंदे हैं। गंदे मतलब कीचड़ में गया होगा बंदा, कीचड़ में गया मतलब पानी गिरा होगा, बारिश गिरा होगा। बट भिंडी बाजार में तो उस दिन कहीं पे भी बारिश नहीं थी। मतलब ये तो कंफर्म था कि ये बंदा जहाँ से आया वहाँ पे बारिश गिरी थी। फिर इंस्पेक्टर एलेक्स सोचते हैं कि यही रमन राघव है, चलो उनसे बात करते हैं। जब रमन राघव को देखते हैं तब वो देखते हैं कि इसके कमीज पे खून है। कमीज पे जब खून है तो और परेशान हो जाते हैं। फिर पूरी तरह तलाशी ले लेते हैं। तलाशी लेते वक्त उनके पास मिलता है 2 कंघी, 2 कैंची, लहसुन, अगरबत्ती का स्टैंड, साबुन, चाय की पत्ती, एक पेपर, उसमें थोड़े नाम और नंबर्स लिखे होते हैं। अभी इंस्पेक्टर उसको पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम सिंधी दलवाई है। तब इंस्पेक्टर एलेक्स को याद आता है कि रमन राघव का एक और नाम है सिंधी दलवाई। फिर उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और वो बंदा भी बिना किसी कोई विरोध किए, ना कोई वायलेंस दिखाए, चला जाता है पुलिस के साथ। फाइनली फाइनली ये सीरियल किलर रमन राघव अरेस्ट होता है। सब लोग खुश। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर 2000 लोग, 4000 लोग नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ES मोदक भी बहुत खुश। सब इंस्पेक्टर एलेक्स को रिवॉर्ड देते हैं। अभी देखिए, रमन अरेस्ट तो हो गया बट काफ़ी चैलेंजेस पड़े हैं पुलिस के सामने। एक चीज़ तो, he has to accept the crime. Secondly, it has to be proved in court. तो अभी उगलवाएं कैसे? बिकॉज ये बंदा बहुत ठीक है। बहुत सवाल किए इंटरोगेशन में, बट नहीं झुका ये बंदा, कुछ नहीं कहा उसने। और कुलकर्णी साहब को तो ये पता है कि टॉर्चर वॉर्चर चलता नहीं है इस बंदे पे, तो
सोचा थोड़े प्यार से पूछा जाए। अब जब प्यार से पूछा फिर भी नहीं बताया, तो पुलिस ने सोचा चलो कोई और तरीका अपना लेते हैं। फिर एक बंदा जाके पूछता है उससे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, कुछ खाना वाना चाहिए तो, या कुछ। तो उसने कहा मुझे चिकन खाना है। चलो पास के एक होटल से चिकन करी लाई, दे दिया। उस बंदे ने खा लिया, चक चक के खा लिया, ऐसे जैसे बहुत दिनों से भूखा था। फिर से मांगा, और क्या चाहिए तुम्हें? फिर से चिकन बोला। फिर वही सिलसिला, जाया गए, चिकन लेके आए, दिया, पूरा साफ कर लिया। फिर पुलिस ने पूछा और क्या चाहिए तुम्हें? उसने बोला मुझे नारियल का तेल चाहिए, कंघी चाहिए, एक मिरर चाहिए और एक वेश्या चाहिए। वो मैं वेश्या के साथ सोना चाहता हूँ। अभी पुलिस ने कहा कि वेश्या तो नहीं दिला सकते बिकॉज ये कानून के खिलाफ है, पर बाकी के जो आइटम है, नारियल तेल और कंघी और मिरर, लेके आए, दे दिया। तो इसने खुद अपना तेल मालिश किया और पूरे बदन पे मालिश किया, और काफ़ी तारीफ भी की उसने उस तेल की कि बहुत ही अच्छी सुगंध है उस तेल की। फिर उसने पूछा, उसने बोला चलो आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया, अभी जो पूछना है पूछो। तब पुलिस ने मर्डर्स के बारे में पूछा। तब रामन राघव बोला ठीक है, मैं अपने बारे में सब कुछ बोलता हूँ। उसने कहा कि 1966 में जब तड़ीपार हुआ था वो सीधा पुणे चला गया था। पुणे में भी छोटी मोटी चोरियां करता था। एक बार क्या हुआ, वो तलेगांव गया, वहां पे एक चाय के दुकान पे गया और उसने चाय मांगी। तो उसने कहा कि पानी कम, दूध ज़्यादा डाल के चाय दे दो मुझे। पर उस दुकानदार ने पानी ज़्यादा और दूध कम वाली चाय दे दी। तो ये पूरी तरह से भड़क गया। उसने तभी सोचा कि आज इस बंदे को मारना ही है। रात को उसका दुकान बंद करने के बाद ये उसके पीछे पीछे चलता गया, बट लकीली वहां पे पुलिस थी। पुलिस ने उसको किसी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और वो 1.5 साल के लिए अंदर था। फिर 1968 को वापस मुंबई पहुंचा। वहां पे इसको एक मोटरसाइकिल का हैंडल मिला, बड़ा सा। तो वो लेके किसी लोहार के पास चला गया और उसने बोला कि मुझे ये ऐसा ऐसा बना के दो, स्ट्रेट सा बड़ा सा, और एंड में हुक जैसा शार्प एंड बना के दो मुझे। तो लोहार ने तो पैसे ले लिए और उसको जो चाहिए था वो करके दे दिया उसको। 2 दिन बाद दहसर में रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास जब वो रमन राघव जब चल के जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी सोया है अपने झोपड़े के बाहर। तो हथियार उठाया और फिर मार दिया। जब पहली बार मारा खूब चिल्लाया आदमी, फिर से मारा, फिर चिल्लाया, तब तक मारते गया जब तक उसकी चीख बंद नहीं हुई। अंदर एक औरत और एक बच्चा सोया हुआ था, और औरत की चीख सुनी और हथियार लेके भाग गया मलाड की तरफ। मलाड में भी ऐसे ही, मलाड जब पहुंचा देखा एक आदमी बाहर सोया हुआ था झोपड़ी के। वहां पे भी हथियार लिया, सर फोड़ दिया। फिर थोड़े दिन बाद
एक और जगह पे गया, एक और झोपड़ी गया। वहां पे देखा कि एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसके गले में एक सोने का मंगलसूत्र था। तब उसने सोचा कि यह मंगलसूत्र तो चुराना ही है मुझे, थोड़े पैसे मिलेंगे इसमें से, बहुत पैसे मिलेंगे, काफी पैसे। तो इंतजार करने लगा औरत का सोने की, बट औरत तो सोई ही नहीं रात भर। अब एक रात को 3-4 बजे तक इंतजार किया उसने और फिर चला गया। अगले दिन आने का सोचा उसने। अगले दिन फिर वही कहानी, औरत सोई नहीं। ये सिलसिला चलता रहा 2-3 दिन। 5वें दिन वो जब आया तब उसने देखा कि औरत सोई। झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया, अंदर गया। फिर उसने देखा कि औरत का पति भी था वहां पे, बाजू के बेड पे सोया हुआ। हथियार लिया, मार दिया। फिर उस औरत को भी मार दिया। फिर उस छोटे 2 महीने के दूध पीछे बच्चे को भी मार दिया। इसकी हैवानियत इसमें ही साफ दिखती है कि बच्चे को भी नहीं छोड़ा उसने। अभी जब ये खून हो रहे थे तब जोरों से बारिश आ रही थी। इस बंदे के हाथ में अपना हथियार और छाता था। तो हथियार और छाता लेके बाहर आता है ये बंदा और रख देता है वहां पे और फिर अंदर चला जाता है। औरत का मंगलसूत्र उतार देता है। अभी देखिए इसकी हैवानियत। उस औरत के लाश को देख के इसकी नीयत डगमगा जाती है और ये औरत के कपड़े निकालने शुरू करता है। देखिए लेवल ऑफ हैवानियत। बट उसी समय पे एक कोई बूढ़ी औरत ये सब देख के बाहर से चिल्लाती है और ये बंदा भाग जाता है वहां से। ये बंदा भाग जाता है वहां से, अपनी छतरी और हथियार वही छोड़ देता है। अगले दिन फिर आता है ये ले जाने के लिए, बट उसको नहीं मिलता क्योंकि जैसे शुरू में ही कहा था कि पुलिस लेके जा चुकी थी। तो उसके बाद फिर से थोड़े दिन बाद और थोड़े अटैक्स, जैसे कहा कि टीचर का अटैक किया। फिर एक बंदे के घर में गया, वहां पे खून किया। खून करने के बाद वहां पे जो खाना बनाया हुआ था वो खा लिया और फिर उसके जेब से फिर वहां से एक बैग लिया। उस बैग में कुछ पैसे थे, वो अपने पास रख लिया। फिर जो भी था वहां पे एक क्या बोलते हैं, लालटेन था, लालटेन लेके गया। फिर लाश के हाथ में एक वॉच था, वो भी निकाल के डाल के चला गया। फिर आगे गया। फिर जब थोड़े दिनों में फिर आगे गया, फिर उसको एक घर दिखा जहाँ पे एक औरत और 2 बच्चे थे। अभी वहां पे तो बच्चे सोए थे और औरत भी सोई थी। तो ये गया, मार दिया, तीनों को मार दिया। और फिर जब इसने चादर खींची, बिकॉज वो औरत चादर के अंदर थी, जब सोचा इसने कुछ चेन वेन कुछ मिले तो खींच लेते, देख लेते। वो जब चादर खींचता है उसको पता चलता है कि औरत नंगी है। इसकी नीयत फिर बिगड़ जाती। फिर वो उस लाश के साथ बलात्कार कर देता है। ये लेवल का हैवान था वो इंसान। उसकी रूह नहीं कांपती थी क्या ये सब करते वक्त? हाँ, एक और बात। बीच में जहां पे जहां उसका वो हथियार चुराया गया था, नॉट चुराया गया, तो पुलिस वाले लेके गए थे उसका हथियार। तब वो अपना एक दोस्त जो
एक लोहार है, वो खुद एक लोहार है, माइकल करके, उसके पास गया और उसने बोला कि मैं अपना झोपड़ा खुद बनाना चाहता हूँ, तो मुझे एक लोहे का रॉड चाहिए 4 फीट का, और कुछ नोकीला शार्प एंड का, क्योंकि मैं खुद वो झोपड़ा बनाना चाहता हूँ। तो उसके दोस्त माइकल ने कहा ठीक है, बना के देने की उसमें क्या है। थोड़े दिन बाद आता है, ले जाता है, और फिर ये खून का सिलसिला चालू। अब उसने बोला दैट्स इट, उसके बाद तो आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, तो दैट्स डन। तो और तब पुलिस ने पूछा कि 1968 से पहले 65-66 के टाइम पे, और ये बोलता है 65-66 के टाइम पे आई थिंक कुछ 24 मर्डर किए होंगे। ही कन्फेस्ड टू 41 मर्डर्स, 41 खून उसने कन्फेस किया कि उसने खुद अपने हाथों से किया। और फिर बड़े आराम से बोलता है शायद उससे ज्यादा हो, मुझे याद नहीं है, बट शायद 41 किए होंगे, शायद उससे ज्यादा किए होंगे, क्या फर्क पड़ता है। फिर पुलिस ने पूछा ओ भाई, क्या तुम्हारी उन लोगों से कोई दुश्मनी थी? क्या तुम उन लोगों को जानते थे? क्यों मारा उन्हें? फिर उसने बोला मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, पर वो सब पापी थे, उनको पाप मुक्त करने के लिए मैंने उनको मार दिया। पाप मुक्त करने के लिए, खुद एक बड़ा पापी बोल रहा है कि पाप मुक्त करने के लिए मार दी। चलिए, अभी कन्फेशन तो मिल गया, बट और एक चैलेंज पुलिस के पास, हथियार ढूंढ। तो रमन राघव से जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा हथियार कहाँ है, मैं बोला चलो मैं दिखा देता हूँ हथियार कहाँ है। फिर एक जंगल में जाके हथियार निकाल के दे दिया। चलो, अभी खूनी भी मिल गया, हथियार भी मिल गया। नेक्स्ट चैलेंज जो है पुलिस के पास, वो कोर्ट में प्रूव करने के लिए। कोर्ट में जब गए, तब रमन राघव के डिफेंस लॉयर ने कहा ये आदमी तो मेंटली अनस्टेबल है, ये नहीं जानता कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो ही डजंट डिजर्व कैपिटल पनिशमेंट या खून की सजा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है नहीं, ये आदमी पूरी तरह से नॉर्मल है, इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे सर्जन हॉस्पिटल भेजा जाता है उसको साइकेट्रिक चेकअप करने के लिए। वहाँ पे डॉक्टर कहता है ये बंदा पूरी तरह से नॉर्मल है, एवरेज इंटेलिजेंस है, बट ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी नॉर्मल है। तब कोर्ट डिसाइड करता है फिर ये आदमी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स किया है इसने, तो इसको तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। फिर वो लोग जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में डिफेंस फिर से वही कहता है, फिर से वही दोहराता है कि ये आदमी जो है मेंटली अनस्टेबल है, तो मौत की सज़ा तो नहीं दी जा सकता। उसके बाद हाई कोर्ट एक 3 साइकाट्रिस्ट का पैनल अपॉइंट करता है। उसके बाद उसको वहाँ पे भेजा जाता है। तो कंटिन्यूस एग्जामिनेशन के बाद वो साइकाट्रिस्ट डिक्लेयर करते हैं कि इसको क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब सोचने की कैपेसिटी थोड़ी कम है, एंड ही डजंट नो व्हाई ही इज डूइंग सच थिंग्स। सो डिक्लेयर होता है कि ये मेंटली अनस्टेबल है, तो इसलिए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाता। उसके बाद उसको येरवाड़ा जेल पुणे भेजा जाता है। फिर ईयर 1995 में किडनी फेलियर से ये बंदा मर जाता है। एक सुकून लोगों को तब मिला था जब ये 1968 में अरेस्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। 1995 में
जब उसकी मौत हुई काफ़ी साल बाद, अरेस्ट होने के काफ़ी साल बाद, ये केस काफ़ी लंबा चलता गया, बट वो जो लोग थे मुंबई में उस समय 1965-66, छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों पे क्या बीती होगी। Anyways, thank you guys for watching this video. I'm sure you would have liked it. Please subscribe, like, share and comment. बहुत सारी ऐसी क्राइम वीडियोस के साथ हम फिर लौटेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।